बारामती विमान हादसे पर बड़ी खबर इस वक्त यह है कि विमान में तकनीकी खराबी आई थी और पायलट को तकनीकी खराबी का पता चल गया था। पायलट ने तुरंत एटीसी को इसके बारे में जानकारी दी और पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल की। हालांकि अक्षय चोपड़ा जो इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने भी यह बात अभी अभी कही है, ये समझाते हुए कि विजिबिलिटी कोई एक रीजन नहीं होती है। जब मेडे कॉल दी जाए, विमान में जरूर कोई ना कोई तकनीकी खराबी आई होगी और यही तकनीकी खराबी इस वक्त एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस विमान हादसे की। पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला, इसीलिए पायलट ने तुरंत एटीसी को कांटेक्ट किया, एटीसी को इसके बारे में जानकारी दी। पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल की, पायलट ने लैंडिंग की इजाजत मांगी, एटीसी ने लैंडिंग की इजाजत दे दी और पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की थी। हालांकि अक्षय, कुछ और खबरों के बाद आपके पास वापस आती हूं, क्योंकि यह पूरी तरीके से साफ है कि किस तरीके से एटीसी ने भी लैंडिंग की परमिशन दी है और 2 बार लैंडिंग की कोशिश की थी और दूसरी बार में लैंडिंग के दौरान ही यह हादसा हो गया। लेकिन हुआ क्यों ये हादसा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सोर्सेस के हवाले से भी अब ये खबर आ रही है कि विमान में तकनीकी खराबी आई थी, पायलट को तकनीकी खराबी का पता चल गया था, इसीलिए एटीएस के साथ उसने कांटेक्ट करते हुए सीधे मेडे कॉल दे दी और एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत भी मांगी। एटीसी ने पायलट को लैंडिंग की परमिशन दे दी और यही बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि इस विमान हादसे में अजीत पवार के निधन की दर्दनाक खबर आज सामने आई है। फिलहाल कैसे हुआ यह हादसा, यह एक बड़ी खबर है और यह सीसीटीवी तस्वीर भी अब आपके सामने है, क्योंकि सुबह 8:45 का वक्त बताया जा रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ और ठीक 8:46 का यह सीसीटीवी भी अब सामने आ चुका है। अजीत पवार समेत 5 लोग इसमें सवार थे और आपको यह भी बता दें कि अजीत पवार का आज का बारामती का यह पूरा कार्यक्रम था, जिसके लिए वो सुबह रवाना हुए थे मुंबई से और ये एक चार्टर्ड प्लेन है जिसके जरिए वो बारामती पहुंच रहे थे। लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन जिस तरीके से क्रैश हुआ, 5 लोगों के मारे जाने की डीजीसीए की तरफ से भी पुष्टि हो चुकी है। लैंडिंग के दौरान ही प्लेन क्रैश की ये तस्वीर भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि क्या बैलेंस बिगड़ने से ही ये विमान हादसा हुआ है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अक्षय, इसी सवाल के साथ आपके पास वापस आऊं, उससे पहले बता दूं कि शुभम हमारे सहयोगी सीधे बारामती के लिए जो अभी रवाना हुए थे। शुभम, कितना वक्त अभी आपको और लगेगा, क्या क्या जानकारी इसको लेकर अभी और सामने आ रही है, क्योंकि अब तो एक सीसीटीवी भी शुभम सामने आ चुका है जिसमें प्लेन क्रैश होते हुए साफ नजर आ रहा है। शुभम, देखिए 8:45 बजे ये घटना घटी है, जिस तरह से देखिए साफ तौर पर सीसीटीवी सामने आई है जब जो उनका प्लेन था, जो चापर था, वो आके क्रैश हो जाता है। और बारामती के लिए इस वक्त तमाम बड़े महाराष्ट्र के नेता इस वक्त रवाना हो चुके हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, मंत्रिमंडल तमाम जो बड़े कैबिनेट के मंत्री हैं जो अजीत पवार के करीबी थे वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। खुद अगर बड़े उद्योगपतियों की बात करें जो शरद पवार अजीत पवार के करीबी थे वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल हमें जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे और लगे, क्योंकि पुणे से 100 किलोमीटर आगे बारामती का रास्ता, बारामती पवार बंधुओं का गढ़ माना जाता है। काफी जो वहां पे तमाम हर घर में उनके कार्यकर्ता हैं, ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता इस वक्त अस्पताल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रो रो कर पूरा इस वक्त जो शहर है एक गमशुदा हो चुका है कि उनका एक नेता इस वक्त जा चुका है, उनके नेता की मौत हो चुकी है। और लापरवाही किसकी और इसके पीछे किसकी वजह है, ये अब चर्चा का विषय चुका है कि जब वहां पर लैंडिंग की परमिशन दी गई तो आखिर कैसे ये क्रैश हुआ, क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे, ये सवाल पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश जानना आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अगर आप लेजर जेट 45 की बात करते हैं तो एक प्रीमियम बिजनेस जेट है ये और बेहतर कंट्रोल और बैलेंस के लिए ये जाना जाता है। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है, क्या वाकई बैलेंस बिगड़ना एक विमान हादसे की सबसे बड़ी वजह है? टचडाउन होते ही क्या वो नोज के बल पर टच हुआ, इस वजह से ये हादसा, क्योंकि जमीन से टकराने के बाद ही विमान में लगी आग की ये तस्वीर है। अक्षय, सुरभि जी, देखिए सबसे पहले तो लेयरजेट 45 की बात करें तो जो वीएसआर वेंचर्स कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है वही सेम कंपनी है। जब आपको याद होगा सितंबर 23 लास्ट ईयर मुंबई में इसी एयरक्राफ्ट के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब एक वेट रनवे पे ये लैंड किया था, जिसमें थैंकफुली सब जो पैसेंजर क्रू थे उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट बहुत सीरियसली डैमेज हुआ था। वहां पर तो विजिबिलिटी का और वेट रनवे का हम इशू मान सकते हैं कि था, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से जो सीसीटीवी फुटेज आई है बहुत चीजें क्लियर कर रही है। वर्चुअली ड्राई एनवायरमेंट है, आप देखिए कोई बारिश नहीं
हो रही है। प्लस अगर वेदर का भी इशू आता है ना, तो एटीसी हुआ, मेट डिपार्टमेंट हुआ, पायलट्स हुआ, सबके पास इंफॉर्मेशन होती है क्लियर। और अगर ज्यादा इशू है तो दे विल नॉट इवन टेक ऑफ, क्योंकि आधे घंटे का फ्लाइंग टाइम है। लेकिन एयरक्राफ्ट जब फ्यूल से लोडेड होता है और ऐसी पर्टिकुलर इशू आता है, तो मेडे कॉल अगर उन्होंने दी है, इसका मतलब या तो इंजन फेलियर है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मेजर मैल फंक्शन है, या कोई जो कंट्रोल्स हैं एयरक्राफ्ट के उनमें प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से जब उन्होंने सेकंड अप्रोच बनाई, क्योंकि लेट्स से अगर मेरा इंजन फेलियर भी हुआ है, कुछ हुआ है, तो मैं एक इंजन पे लैंड करने के केपेबल हूं। ये जो एयरक्राफ्ट है बहुत स्टडी एयरक्राफ्ट है, और जनरली ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट इस चीज में केपेबल होते हैं, वो इंजन फायर और फेलियर में लैंड कर सकते हैं। प्लस जो पायलट भी होते हैं वो भी इतने ट्रेंड होते हैं। वीआईपी फ्लाइंग है तो कोई भी इमेच्योर पायलट उस पर होगा नहीं, काफी घंटों की थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की इनके पास एक्सपीरियंस होता है, और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे वो सारी इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं। लेकिन सेकंड अप्रोच जब मेडे के बाद हुई, तो या तो कंट्रोल्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में आई है कि वो रनवे तक पहुंच नहीं पाए, और उससे पहले जो था वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। और एयरक्राफ्ट जब ऐसे डाउन जाता है तो एयरक्राफ्ट में फ्यूल पूरी तरह से लोडेड होता है, और वो वर्चुअली जो है वो फेटल ही होता है ऐसे इंसिडेंट्स। बिल्कुल, लेकिन विमान हादसे की जांच को लेकर एक और खबर यह है कि अब एएआईबी इसकी जांच करेगी, और एएआईबी जांच के बाद की वजह साफ हो सकेगी। फिलहाल आपको बता दें, यह खबर है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अक्षय, यह जांच किस तरीके से आगे होगी, यह अगला सवाल आपसे करूं, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच से ही यह साफ हो सकेगा कि घटना के कारण क्या है। हालांकि इसकी तलाश किस तरीके से होती है, क्योंकि वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक और दर्दनाक ऐसा हादसा है जिसमें 5 लोगों की जान को लेकर 5 लोगों की जान गई है। ऐसे में एएआईबी किस तरीके से इसकी जांच करेगी अक्षय? देखिए जी सुरभि जी, सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, तो जो डीजीसीए होता है और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां से ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करते हैं। और ब्लैक बॉक्स जो होता है उसमें 2 चीजें आती हैं। एक आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें आपके सारी स्पीड, ऑल्टीट्यूड, हेडिंग, इंजन परफॉर्मेंस क्या थी, कंट्रोल इनपुट्स क्या थे, इनकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सेकेंड होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जैसे इसका नाम है, जो कॉन्वर्सेशन चल रही है पायलट्स के बीच में, जो उन्होंने स्विचेज या अलार्म्स अगर कोई बजे हैं किसी इमरजेंसी की वजह से इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में जो एयर में आई है, वो सारी चीजें इनमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद इस ब्लैक बॉक्स को लिया जाता है और इसको मिल्क करा जाता है। मिल्क का सिंपल मतलब है इसमें से सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करी जाती है। और जब ऐसा होता है तो जो लाइसेंस्ड इंस्पेक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो उनकी पूरी टीम होती है, वो बैठती है, और इसमें कुछ महीनों का समय लगता है, और तभी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सामने आती है। टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है। जैसे एयर इंडिया का अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था। इस केस में भी कपल ऑफ मंथ्स के बाद ही रिपोर्ट एग्जैक्ट आएगी कि किस रीजन से ये चीज हुई है। बिल्कुल, और हमारे साथ जिस तरीके से एक्सपर्ट हैं वो यही बता रहे हैं कि विमान हादसे को लेकर किस तरीके से जांच होगी, क्या तकनीकी खराबी की वजह से हुई है ये घटना, या इंजन में कोई समस्या आई, टेक्निकल ग्लिच आखिर क्या रहा होगा जिसकी वजह से मेडे कॉल दी गई, इसको लेकर जांच होगी। लेकिन इस बीच अब आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे के बाद क्या कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजितदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है। और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे, और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए
हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। अक्षय चोपड़ा लगातार हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट बने हुए हैं और अक्षय, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जांच को लेकर ये साफ होगा कि हादसे की वजह क्या थी, जिसमें आने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इमीडिएट एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, ये मैं इसलिए भी आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि जल्द से जल्द डीजीसीए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचेगी। एआईबी भी जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, ब्लैक बॉक्स के साथ साथ किस तरीके से इनिशियल इनपुट जुटाने की विमान क्रैश के बाद कोशिश होती है? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्लियर जो मिलती है एग्जैक्ट वो ब्लैक बॉक्स से ही मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी जो एआईबी होता है उसके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो हर जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो एटीसी हो, मेट डिपार्टमेंट हो, रनवे की इंस्पेक्शंस हुई, पायलट्स वगैरह के जो बैकग्राउंड है, एयरक्राफ्ट की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, कंपनीज के पास जो उसकी डिटेल्स रही हैं कि उसकी सर्विसेबिलिटी रिकॉर्ड और बाकी सारी चीजें ली जाती हैं और उसके बेसिस पर ही फिर ये फाइनल जो उसका रिजल्ट आता है। अभी आप सुनेंगे काफी लोगों जो हैं वो इस बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, तो यहाँ पर सैबोटाज और इन चीजों के बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा और इसको हम नकार भी नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से दिल्ली और मुंबई में पिछले कुछ महीनों में जीपीएफ स्पूफिंग के जो इंसिडेंट्स आए हैं तो हम उससे भी काफी ज्यादा जो था एक इश्यूज क्रिएट हुए। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिल रही हैं, जैसे अभी ममता बनर्जी ने भी स्टेटमेंट्स दी हैं कि इसके लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, हम किसी पे बिलीव नहीं करते। देखिए ये चीजें सही नहीं होंगी इस समय क्योंकि जो एआईबी होता है वो इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता और वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही पास नहीं करते हैं, इसलिए महीनों लगते हैं किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्ट को बाहर आने में। जब वो फुल प्रूफ हो जाती है और सारे इंस्पेक्टर्स, सारी बॉडीज, डीजीसीए, एआईबी हुआ या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हुई, ये उसके ऊपर प्रॉपर मोहर लगा देते हैं कि हाँ अब आप रिपोर्ट्स को पब्लिक कर सकते हैं। पिछले जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं सिविल में उनकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो डीजीसीए की वेबसाइट्स पे दी होती हैं कि उनके रीजंस क्या थे, कारण क्या थे। जी बिल्कुल। और ये बात जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जिस तरीके से पूरे मामले की जांच करेगा, जाहिर सी बात है हर तमाम फैक्टर्स और हर एंगल से पूरे मामले की जांच होती है। इस बीच एक बार मुंबई का रुख करते हैं, जयप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जांच को लेकर बड़ी बातें भी कही जा रही हैं, यहां तक कि यह भी साफ हो गया था कि किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि अब इसके लिए एक जांच गठित की जाएगी। लेकिन क्या खबरें फिलहाल इस वक्त मुंबई से हैं, क्योंकि इस पूरे प्लेन क्रैश के हादसे की जांच के साथ साथ अब सभी दिग्गज बारामती के लिए भी रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं आचार्य देवव्रत वो बारामती के लिए रवाना हुए हैं। एकनाथ शिंदे बारामती के लिए गए हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के दफ्तर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं अंदर वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। और जो कई लोगों से, कई कार्यकर्ताओं से हमारी जो यहाँ पर बात हो रही है उनका यही
कहना है कि उनको यकीन नहीं हो रहा है जब से ये खबर उन्होंने सुनी है अजीत पवार दादा के जाने की। पूरा महाराष्ट्र उन्हें प्यार से दादा बुलाता था, क्योंकि कार्यकर्ता के जो मदद के लिए वो भागते थे। आम साधारण कार्यकर्ता, एक मेरे को यहाँ पर मुझे एक कॉर्पोरेटर मिली अंदर, जो मुझे ये बता रही थी कि उनको वर्ली से जो यहाँ पर टिकट दे दिया गया था और जो टिकट है उन्हें अजीत दादा ने खुद बुला कर दिया था। तो इस तरह से वो आम साधारण कार्यकर्ताओं तक पहुँचने वाले व्यक्ति थे और महाराष्ट्र में 6 बार जो है वो उप मुख्यमंत्री बन चुके थे और मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ उन्होंने जो है अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में सरकार में अपना जो है समर्थन दिया, सरकार को समर्थन दिया, सरकार के साथ रहे और कई योजनाओं को क्रियान्वित करने में उनका बड़ा अहम रोल रहा। एनसीपी ऑफिस में शोक का माहौल है। अंदर अजीत दादा की एक तस्वीर लगाई गई है और अंदर जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं। बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है और एनसीपी ऑफिस के अंदर जो है वो कार्यकर्ताओं और जो नेता है उनको जैसे जैसे इसकी जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बारामती जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। अजीत पवार का पुणे में जो घर है वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन करता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे मैं एक बात आपको बताऊं कि किसी को इस पूरे हादसे को लेकर जो है यकीन ही नहीं हो रहा है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि यह हादसा जो है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो बात ममता बनर्जी ने उठाई है, जो बात ममता बनर्जी ने कही है, वही बात यहाँ के कार्यकर्ताओं से जो मैंने बात की तो उन्होंने भी यही बात कही कि ये हादसा जो है या कोई साजिश है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, उसकी जो जाँच है वो होनी चाहिए। हालांकि तकनीकी खामी अभी तक सामने आ रही है, क्योंकि मेडे का कॉल दिया था पायलट ने और मेडे का कॉल देने के बाद लैंडिंग करने के समय उनको एटीसी से क्लियरेंस जो है उस समय नहीं मिला और उसके बाद वापस उन्होंने जो है पूरे प्लेन को जो है वो यू टर्न लिया और अलाइनमेंट जो है उनका सही नहीं बैठा। तो आखिर क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इसमें समस्या थी? क्योंकि जब मुंबई से ये जो 8:10 पर ये प्लेन टेक ऑफ किया था उस वक्त तकनीकी रूप से ये पूरी तरह से उड़ाने लायक था। इसके सुबह 8:10 का वो वक्त जेपी था जब वो मुंबई से रवाना हुए। उससे पहले उनकी किसके साथ क्या बात हुई? एक तस्वीर भी थोड़ी देर पहले आपने भेजी, वो कल की उनकी मीटिंग की वो तस्वीर सामने आई है जो कहें कि अब वो उनकी आखिरी मीटिंग साबित हुई है। सुबह के वक्त रवाना होने से पहले वो किसके साथ थे? क्या परिवार किसी से कोई बातचीत संभव हो पाई जेपी? मैं आपको बताऊं कि ये मैं मंत्रालय के सामने ही खड़ा हूं और मंत्रालय जो है वो मैं आपको अपने फ्रेम में दिखाना चाहता हूं। यहीं पर 6वीं मंजिल पर जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी। अजीत दादा पवार यहां कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। हालांकि एकनाथ शिंदे उस समय सातारा में थे तो सातारा से वो नहीं आ पाए थे, लेकिन अजीत दादा मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट की कल बैठक में थे और ये इनकी आखिरी सरकारी बैठक साबित हुई है, क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में 12 अहम जो निर्णय है वो महाराष्ट्र सरकार ने लिए। जिस अहम निर्णय अजीत पवार के जो डिपार्टमेंट थे, उनका पोर्टफोलियो मंत्रालय थे, उनके डिपार्टमेंट के थे। और अजीत दादा एक अलर्ट इस वजह से भी थे क्योंकि इस मीटिंग के बाद वो रायगढ़ गए, ऐसी खबर है। जिला परिषद का प्रचार और जिला पंचायत के जो प्रचार है, जेडपी के जो प्रचार हैं, उसमें अजीत दादा लगातार जो है 3 से 4 सभाएं रोज ले रहे थे। शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, जहां मैं खड़ा हूं हेडक्वार्टर, ये दोनों एनसीपी मिलकर इस बार जेडपी के चुनाव लड़ रही थी और पंचायत समिति के चुनाव लड़